वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिसे आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ये आपके बहुत सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न वो है, पूर्ण जनसांख्यिकी लाभांश तब प्राप्त होता है जब सरकार निम्न में से किसे बढ़ावा देती है। देखिए, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकी लाभांश है, इसका फायदा जो है किसी देश को कब मिल सकता है, या डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा कदम जो है वो उठाया जाएगा। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब एक तरह से क्या होता है, जो कुल जनसंख्या है उसमें 15 से लेकर 65 वर्ष तक की आयु वर्ग की जो जनसंख्या है, जब कुल जनसंख्या में इस आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा होता है तो इसको एक तरह से क्या कहा जाता है, जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें 15 से 65 वर्ष तक की आयु वर्ग की जो कार्यशील जनसंख्या है उसका अनुपात ज़्यादा है, और इसका फ़ायदा उठाने के लिए वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं, अधिक कौशल विकास से संबंधित जो कार्यक्रम हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसका लाभ उठाने के लिए सरकार क्या करेगी, अधिक कौशल विकास के जो कार्यक्रम हैं उसको लागू करती हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड है, सामान्य प्रजननता दर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रजननता दर का मतलब एक तरह से क्या होता है, जो स्त्रियां संतान उत्पन्न कर सकती हैं उस आयु वर्ग की जो स्त्रियां हैं कितने जीवित बच्चों को जन्म देती हैं उसका जो अनुपात है उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं, सामान्य प्रजननता दर कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, GFR। अब देखिए, ये जो कथन है इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है, ऑप्शन बी। जो सामान्य प्रजननता दर है वो एक तरह से जो प्रजननता होती है, फर्टिलिटी है, उसका एक तरह से माप होती हैं, और जो संतान उत्पन्न कर सकती हैं स्त्रियां, ठीक है, वो जनसंख्या में वृद्धि में उनका क्या योगदान होता है किसी वर्ष विशेष में, उसको दर्शाती हैं। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, निम्नलिखित में से किस वक्र का इस्तेमाल जनसंख्या विकास की दीर्घकालीन वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जनसंख्या विकास की दीर्घकालीन वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए जो लॉजिस्टिक वक्र हैं उसका प्रयोग किया जाता है, और लॉजिस्टिक वक्र हैं वो एक तरह से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या विकास की जो वृद्धि दर है उसको दर्शाता है। ठीक है, और इस तरीके से हम अगर प्रदर्शित करें वक्र के रूप में तो जो जनसंख्या है, ठीक है, उनके लिए हम अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रारंभ में तो क्या होता है, जो जनसंख्या घनत्व वो तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है, समय के साथ साथ में, लेकिन समय के एक निश्चित बिंदु के बाद में जो रिसोर्सेज हैं अगर उनका पूरा यूज़ हो जाता है तो उसके बाद में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो एक तरह से क्या हो जाती है, लिमिट, ठीक है, उसकी एक तरह से लिमिट आ जाती है, इसलिए इसको लॉजिस्टिक कर्व कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में जैसे दर क्या हो गई, एक तरह से स्थिर हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर हमको चयन करना है। तो देखिए, सूची 1 में हमको कुछ गतिविधियां दे रखी है, उसको हमको सूची 2 में दी गई तिथियों के साथ में सही सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले अगर हम पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। उसके बाद में अगर हम विश्व वन्य जीवन दिवस की अगर बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से 3 मार्च को आता है। ठीक है, इसलिए हमारा सेकंड के बाद में क्या आना चाहिए, थर्ड। फिर विश्व जल दिवस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आता है 22 मार्च को। ठीक है, तो फिर आना चाहिए फोर्थ ऑप्शन हमारा। और जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब आता है, 11 जुलाई को। ठीक है, इसलिए क्या आना चाहिए, 1। तो हमारा जो सही क्रम है वो क्या होना चाहिए, सेकंड, थर्ड, 4 और फिर आना चाहिए 1। तो सेकंड, थर्ड, 4, 1 कहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो 5वें का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा है,
कोच प्रमेय यह सुझाता है कि निजी समझौते से बाजार असफलता उस समय कम हो जाती हैं। देखिए कोच प्रमेय जो है वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री रोनाल्ड कोच के द्वारा दी गई थी, ठीक है, 1960s में, और उनकी बुक पब्लिश हुई थी 1960 में। कौन सी बुक पब्लिश हुई थी? द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉस्ट। उस बुक में उन्होंने अपना जो विचार दिया था उसी को एक तरह से क्या कहा जाता है? कोच प्रमेय कहा जाता है। और कोच प्रमेय क्या दर्शाती हैं कि जो अर्थव्यवस्था में एक्सटर्नलिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, जो बाह्यता की समस्या होती हैं, उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया था? सरकारी हस्तक्षेप के ऊपर बल दिया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोच प्रमेय में जो हैं कुछ लोगों को ही सम्मिलित किया जाता है जिनको एक्सटर्नलिटीज़ का प्रभाव पड़ता है, और संपत्ति के जो अधिकार हैं उनकी सही पहचान की जा सकती है, इसको भी उन्होंने लिया था। और समझौता लागत जो है वो एक तरह से क्या होती हैं? कम होती हैं। तो लोगों के पास असममित सूचना, ठीक है, उसको उन्होंने नहीं लिया था। पहले जो तीनों कथन है वो सही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कथन जो हमारा है वो सत्य माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 7th, संरचना उपकर किस प्रकार का एक प्रशुल्क या कर है? तो संरचना उपकर जो होता है उसको हम जो मोटर गाड़ियां हैं उनके साथ में इसको हम संबंधित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है SLR, जो वैधानिक तरलता अनुपात होता है, उसको किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI का जो अधिनियम है 1962, उसके अनुसार अगर हम देखें तो बैंकों के पास में जो कुल जमाएं होती हैं NDTL, उसका एक निश्चित अनुपात जो होता है वो बैंकों को, जो व्यावसायिक बैंक है उनको सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना आवश्यक होता है, जिसको क्या कहा जाता है? SLR कहा जाता है। और SLR के संदर्भ में अगर हम देखें तो इनमें से जो हमारा परिभाषित करने की जो बात की गई है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस उपाय का परिणाम यह निकलता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है? मनी की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो जब केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की लोगों से अगर खरीद की जाती हैं, तो लोगों से अगर केंद्रीय बैंक सरकारी पूर्तियाँ खरीदेगा तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में क्या होगा? मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो पहले कथन के द्वारा। फिर दूसरा, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा कराएंगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा कम हो जाएगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ेगी। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से उधार लेना, जब सरकार केंद्रीय बैंक से उधार लेगी तो वो पैसा जो है वो मार्केट में आ जाएगा, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। और केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को लोगों को बेचना, लोगों को बेचेगी तो लोगों के पास में जो अतिरिक्त मुद्रा है वो केंद्रीय बैंकों के पास में आ जाएगी, सरकार के पास में आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? इससे मुद्रा की जो आपूर्ति वो अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी। मतलब पहला और तीसरा कथन हमारा जो है वो सही है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वे बैंक जो स्वयं सहायता समूह SHG से संबंधित लघु वित्तीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं उनको एक तरह से क्या कहा जाएगा? तो इसमें हम कौन कौन से बैंकों को लेते हैं? जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनको लिया जाता है, और जो सहकारी बैंक के कोऑपरेटिव बैंक हैं, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आमतौर पर मुद्रा आपूर्ति का सकल मौद्रिक माप कहा जाता है? ग्रॉस मॉनेटरी मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम मुद्रा आपूर्ति का जो M3 माप है, जो व्यापक मुद्रा भी कहलाती हैं, इसको एक तरह से लिया जाता है। और व्यापक मुद्रा में M1, ठीक है, जिसमें करेंसी हैं, डिमांड डिपॉजिट हैं, और रिजर्व बैंक के पास में जो भी अदर डिपॉजिट होती हैं उनको सम्मिलित करते हैं। और साथ ही साथ जो कॉमर्शियल बैंक हैं, व्यावसायिक बैंक, उनके पास में जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, जो सावधि जमाएं होती हैं, उनको अगर हम सम्मिलित करेंगे तो हमारा M3 कंसेप्ट आ जाता है। तो M3 जो कंसेप्ट है उसको व्यापक मुद्रा या सकल मौद्रिक माप जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है 12th,
निम्न में से किसके माध्यम से व्यापारी मुद्रा उच्चावचन ह्रास के जोखिम को कम कर सकते हैं? मुद्रा का जो मूल्य है उसमें उच्चावचन कमी वृद्धि होती रहती है, ये जोखिम है, उसको एक तरह से कम करने का उपाय कौन सा माना जाता है? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हेजिंग जो है उसके माध्यम से। नेक्स्ट हमारा है 13th, इसमें अभिकथन और कारण दे रखा है। अभिकथन क्या है? मुद्रावादी फिलिप्स वक्र के विश्लेषण से असहमत थे, तो ये कथन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि प्रतिशत बेरोजगारी दर के साथ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर का कोई अद्वितीय तदनुरूप मान नहीं होता है, ऐसा मुद्रावादी मानते थे। तो ये दोनों एक तरह से सही है, तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये मुद्रावादियों के बारे में हमको दे रखा है। नेक्स्ट हमारा है 14, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा लेन देन की मांग को प्रभावित करने के लिए ब्याज की दर को सम्मिलित किया था? देखिए, मुद्रा की लेन देन मांग जो है वो आय के द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है, ऐसा तो प्रोफेसर किन्स का मानना था। लेकिन मुद्रा की जो ट्रांजैक्शन डिमांड है वो ब्याज की दर से प्रभावित होती हैं, ऐसा किसके द्वारा माना गया था? तो बोमोल जो थे, ठीक है, उनका जो लेन देन सिद्धांत आया था। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, WJ बोमल का ऐसा मानना था। नेक्स्ट हमारा है, इसमें हमको कथन दे रखा है, पिकोक वॉइसमैन के सिद्धांत के अनुसार लोक व्यय जो सार्वजनिक व्यय हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो हैं, ठीक है, वो बढ़ता रहता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। और इसका कारण दे रखा है कि यह सिद्धांत विस्थापन प्रभाव और निरीक्षण प्रभाव पर आधारित है। तो देखिए, दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन जो हमारा अभिकथन है उसका कारण ये नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कथन सही हैं, लेकिन ये जो स्पष्टीकरण हमको दे रखा है 15वां, ठीक है, तो विस्थापन प्रभाव भी एक तरह सही है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है कि प्रभाव को देखिए, जो पिकोक वाइजमैन की अवधारणा थी वो एक तरह से क्या बताती हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य परिस्थितियाँ होती हैं तो उस समय जो सार्वजनिक व्यय होता है वो एक तरह से सीमित होता है, क्योंकि सरकार की आय का जो स्रोत होता है वो करों के माध्यम से सरकार अधिक आय को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में लोग जो हैं वो अधिक टैक्स देना नहीं चाहते हैं, इसलिए करों की दर एक तरह से क्या होती है उस समय? कम होती है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था के सामने कोई बड़ा संकट आ जाता है, जैसे कि युद्ध आ गया है, आपदा आ गई है, तो उस समय लोगों में कर भार सहन करने की जो क्षमता होती है उसका स्तर एक तरह से क्या होता है? ऊंचा होता है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है 16, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री अधिशेष श्रम की समस्या से संबंधित नहीं था? सरप्लस लेबर की अगर हम बात करें तो रेस्टिव, लेविस, नक्स, इन सभी ने माना था। तो JS मिल जो है वो इस अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है 17वां, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जब हम समग्र मांग की बात करते हैं तो समग्र मांग में हम क्या लेते हैं? C+I। उसके बाद में उपभोग फलन जो है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? A+BY के द्वारा, तो उसके बाद में आना चाहिए थर्ड। उसके बाद में समग्र पूर्ति की अगर हम बात करें तो समग्र पूर्ति को हम कैसे लिख सकते हैं? एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो हमारा होता है C+S, ठीक है। समग्र पूर्ति में क्या होता है? उपभोग और बचत दोनों को सम्मिलित करते थे, क्या आ जाएगी हमारी? एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी, मतलब सेकंड थर्ड, उसके बाद में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। और फिर बचत फलन जो होता है वो उपभोग फलन का विपरीत होता है, मतलब इसको हम लिखते हैं -A, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आना चाहिए, जैसे कि इसको हम 1 - B लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या आना चाहिए? थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 1 - B लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सही क्रम जो है वो इसके अनुसार अगर देखें तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। यहाँ पे बी का मतलब हम मान सकते हैं कि क्या होना चाहिए? MPS, ठीक है, और यहाँ पे बी का मतलब किससे है? MPC से, ठीक है। जब हम उपभोग फलन की बात करेंगे तो बी का मतलब किससे होगा? MPC, उपभोग प्रवृत्ति से होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और जब हमारा बचत फलन होता है तो उसमें इस बी का मतलब किससे होगा? MPS, बचत प्रवृत्ति से होगा, सीमांत बचत प्रवृत्ति से। इसलिए आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है।
तो सबसे पहले अगर हम जीवन चक्र परिकल्पना की बात करें तो इसका संबंध किससे है? मोदिग्लियानी से है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? हमारा फोर्थ आना चाहिए। उसके बाद में टेबल इकोनॉमिक जो है वो फेकोई पुणे के साथ में संबंधित हैं, तो क्या आना चाहिए? हमारा ऑप्शन थर्ड आना चाहिए। उसके बाद में हम नकदी शेष उपागम की बात करें तो ये अल्फ्रेड मार्शल के साथ में संबंधित हैं। और फिर पूंजी की जैविक संरचना है, उसका संबंध किससे है? कार्ल मार्क्स के साथ में है। तो सही क्रम क्या आना चाहिए? 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट हमारा है निम्नांकित कोक डगलस उत्पादन फलन में Q इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के बीटा, यदि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो दोनों का जो योग है वो एक से अधिक होता है, तो श्रम का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए श्रम का जो हिस्सा है उसको प्रतिशत करने के लिए हमने क्या लिया है? अल्फा। तो श्रम का जो हिस्सा है कुल उत्पादन में उसको प्रतिशत करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा जो सही आंसर वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है 20वां, एके मॉडल की एक विशेषता है। देखिए एके मॉडल जो है एक तरह से एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है, वृद्धि का आर्थिक वृद्धि का अंतर्जात मॉडल कहा जाता है, जो पॉपुलर कब हुआ था? 1980 के दशक में। और जो मॉडल है उसको हम कैसे ले सकते हैं? y इक्वल टू ए के, ठीक है, इसीलिए इसको ए के फलन कहा जाता है, ए के मॉडल कहा जाता है, जिसमें ए का मतलब क्या है? कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, तकनीकी गुणांक या धनात्मक स्थिरांक हम ए को कह सकते हैं। और के जो है वो एक तरह से किसको दर्शाता है? भौतिक और मानवीय पूंजी, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल को दर्शाता है ए। तो ए के मॉडल जो होता है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? y इक्वल टू ए के रूप में। अब देखिए इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो सही कथन जो हमारों में से महत्वपूर्ण जो विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पूंजी के संबंध में हासमान प्रतिफल की अनुपस्थिति होती है ए के मॉडल के अनुसार। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम और MCQs हैं उनको हम सोल्व करेंगे।